हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो तरह की हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक और यू कैन से वोल्टाइक सेल। इन सेल्स में क्या है आप पढ़ चुके हैं कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इन सेल में रिडॉक्स रिएक्शन जो थी वो नॉन स्पॉन्टेनियस थी और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे केमिकल एनर्जी में। अब जो ये वाली सेल है आपकी सेकंड टाइप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल, वोल्टा और गैल्वेनिक के नाम पे दिया गया है जिन्होंने इनको बनाया था, तो उसके बेस पे इनका नाम दिया गया है। अब इन सेल में क्या होगा कि यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी को जो कि एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड ये थी, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड है। और रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो जनरली हम पढ़ते हैं दो तरह की, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए यहाँ गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वो है, ये तो आपको पता ही है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो से मिलकर बनी हुई है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह के, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम वेसल में कराएंगे, एक ही वेसल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, जबकि इनडायरेक्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग वेसल में कैरी आउट करवाए जाते हैं। तो देखिए डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या किया गया कि एक बीकर लिया गया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक की रॉड डिप कर दी। एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेके जिंक की रॉड इसमें डिप की, तो हमें क्या क्या इसमें ऑब्जर्व हुआ, या हमें पता चला कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया जिंक की रॉड डिसॉल्व हो गई, जिंक की रॉड डिसॉल्व होना शुरू हो गई। हमने ये देखा कि जो जिंक की रॉड थी ये इसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो गई है, जिंक की रॉड जो है वो डिसॉल्व हो गई। पहला ये ऑब्टेन किया हमने, फिर इसमें कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड हो गया। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू कलर था, सॉल्यूशन का कलर जो था वो ब्लू कलर था। और ब्लू कलर अगर मैं सॉल्यूशन का कहूं, ये मैंने कह दिया यहाँ पर कि ब्लू कलर आपके पास सॉल्यूशन का है, और ये ब्लू कलर सॉल्यूशन का किसकी वजह से था, ये ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का ये था कॉपर सल्फेट में जो Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं इनकी वजह से इसका ब्लू कलर था। और जैसे जैसे रिएक्शन होती गई ब्लू कलर जो है वो फेड होता चला गया। पहला क्या ऑब्जर्व किया, जिंक रॉड डिसॉल्व हो गई इसमें टाइम के साथ साथ, सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया जो कि ब्लू कलर था, किसकी वजह से Cu2 पॉजिटिव आयन की वजह से। और बॉटम में यहाँ कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, बॉटम में यहाँ कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो गया, ये हमने इसमें ऑब्जर्व किया। और सॉल्यूशन जो है वो वार्म हो गया, गर्म हो गया, ये चीज हमने इसमें ऑब्टेन की। चार, अब देखो ये चीजें कैसी हुई, इसका मतलब अगर जिंक यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है, जिंक सॉलिड है, डिसॉल्व होकर के जिंक कहां जा सकती है, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कब जाएगी, जब आयन बनेंगे। या यहाँ पर हम कहे कॉपर कहां से आ गया, शुरू में तो हम केवल कॉपर सल्फेट लेकर के चले थे जिसमें Cu2 पॉजिटिव आयन और आयन जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो यहाँ कॉपर कैसे आ गया, तो Cu2 पॉजिटिव इसका मतलब Cu में कन्वर्ट हुआ है, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हुआ है। और Cu2 पॉजिटिव अगर Cu में कन्वर्ट होगा तो कैसे हो सकता है, वो तो एक ही तरह से जा सकता है कि आपके पास अगर Cu2 पॉजिटिव है तो वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में जा सकता है, और तभी यहां पर ये कॉपर डिपॉजिट हुआ है। तो अगर Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, तो कोई ऐसी चीज भी इसके अंदर है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो ऑक्सीडेशन फिर किसका हुआ, जिंक का। वो हमें यहां से भी पता लग गया कि जिंक रॉड डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व क्यों हो रही है, क्योंकि जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रही है जिंक आयन में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और आयन सॉल्यूशन में चले गए, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए हैं, इसलिए जिंक रॉड डिसॉल्व हो रही है। तो देखिए जिंक डिसॉल्व हो गई क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक आयन यहां से किसमें आ रहे हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है,
जो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है, जिंक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाल रहा है, उन इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है? Cu2 पॉजिटिव ले रहा है। तो सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के और वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड कॉपर में, जो यहाँ पे हमें नीचे बॉटम में डिपॉजिट हुई मिली। और फिर जिंक रॉड डिसॉल्व क्यों होगी? क्योंकि जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक आयंस में, और आयंस ये कहां चले गए? सॉल्यूशन में। आयन सॉल्यूशन में चले गए, इसलिए जिंक रॉड यहां डिसॉल्व होना शुरू हो गई इसके अंदर। फिर मिला डिपोजिशन ऑफ कॉपर क्लियर हो गया। कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड क्यों हो गया? मैंने बताया था आपको सॉल्यूशन का ब्लू कलर है, किसकी वजह से है? इसका ब्लू कलर कॉपर आयंस की वजह से है। लेकिन इस रिएक्शन के थ्रू कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, और कॉपर आयंस अगर डिक्रीज होंगे तो कलर फेड हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो वार्म हो गया। अब सॉल्यूशन वार्म क्यों हुआ? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही कॉपर सल्फेट में आपने जिंक रॉड को डिप किया तो रिएक्शन अपने आप होगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन यहाँ कैसी है? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इस रिएक्शन के लिए डेल जी क्या होगा? नेगेटिव। और डेल जी नेगेटिव है तो ये भी आपने पढ़ा है कि हाँ, हीट अगर रिलीज हो रही है तो रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है? वो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी यहाँ रिलीज होती है किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। या मैं ये कह दूं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। यही हुआ। और देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन हमने लिखी है कि जिंक ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, कन्वर्ट हुआ है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यही रिएक्शन हुई है। यहाँ पर मैंने स्पेक्टेटर आयंस नहीं लिखे इन रिएक्शन में, ऑब्वियसली कॉपर आयन के साथ सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन को पीछे सॉल्यूशन में छोड़ के कॉपर यहाँ नीचे गिर गया बॉटम में, और जो जिंक आयंस की फॉर्म में आया था सॉल्यूशन में वो इसके सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट बना गया। तो ये जिंक मैं कह सकता हूँ सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक्वस है, ये जिंक सल्फेट एक्वस है सॉल्यूशन में, ये कॉपर यहाँ सॉलिड है। ये सारी चीज यहां से प्रूव हो गई। अगर हम और भी प्रूव करना चाहें कि इसमें जिंक आयन है, इसका पता कैसे चले, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस सॉल्यूशन को अमोनिकल बना लिया इसमें अमोनिया डाल के, और फिर इसमें से H2S गैस बबल कर दी, इसमें से H2S गैस पास कर दी। जब H2S गैस इसमें से पास की तो यहां पर हमें सॉल्यूशन में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गए। सॉल्यूशन में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले हैं, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके बने? यानी जब हमने H2S गैस पास की और यहां सॉल्यूशन में जिंक आयन है तो उन्होंने जिंक सल्फाइड बना लिया, और जिंक सल्फाइड जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इससे भी कंफर्म हो गया कि ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इस बीकर में हुई है जहां जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर आयंस का रिडक्शन हुआ है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कॉपर आयंस ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। और ये जो चार चीज हमने ऑब्जर्व की थी ये भी कंफर्म हो गई। जिंक डिसॉल्व क्यों हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कलर सॉल्यूशन का क्यों फेड हो रहा है? कलर जो था कॉपर आयंस की वजह से था, और कॉपर आयंस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए हैं यहाँ। और यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ कॉपर क्यों है? कॉपर आयंस का रिडक्शन होकर के कॉपर बना, इसलिए यहाँ कॉपर डिपॉजिट हुआ है। सॉल्यूशन वार्म क्यों हो गया? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस से डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए सॉल्यूशन यहाँ पर वार्म हो गया, केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। फिर देखिए दूसरा हम एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं कि अब की बार बीकर में हमने जिंक सल्फेट लिया, उसमें कॉपर और डिप कर दी। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अगर होगी तो क्या होगा? कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयंस में, और जिंक आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे जिंक में। तो यहाँ हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि न तो यहाँ पे हमें सॉलिड जिंक मिलता है, न कॉपर रोड इसमें डिसॉल्व होती है, न सॉल्यूशन वार्म होता है। इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि न तो यहाँ पे जिंक डिपॉजिट हुआ, सॉलिड जिंक मिला, न इसके अंदर कॉपर की रोड डिसॉल्व हुई, और न ही सॉल्यूशन वार्म हुआ। और अगर और भी हम देखें कि ये रिएक्शन इसके अंदर हुई है, कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो गया कॉपर सल्फेट में और जिंक आयन चले गए जिंक में। अगर ये रिएक्शन यहाँ पर हुई है तो सॉल्यूशन में हमें क्या मिलने चाहिए? सॉल्यूशन में हमें मिलने चाहिए कॉपर आयंस, क्योंकि कॉपर चले गए कॉपर 2 पॉजिटिव में, तो सॉल्यूशन में क्या बनने चाहिए? कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होने चाहिए।
और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अगर सॉल्यूशन में और इसमें से हम H2S पास करें तो हमें कॉपर सल्फाइड की ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलनी चाहिए, लेकिन इस केस में हमें कोई भी ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं मिली, तो यानी यहां पर ये रिएक्शन नहीं हुई, ये रिएक्शन यहां नहीं हुई। फिर एक एक्सपेरिमेंट और किया, इसके अंदर हमने अब की बार वेसल के अंदर सिल्वर नाइट्रेट लिया और उसमें कॉपर की रॉड डिप कर दी, सिल्वर नाइट्रेट लिया और कॉपर रॉड इसमें डिप कर दी। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम के साथ साथ यहां हमें क्या मिला कि जो कॉपर रॉड है ये डिसॉल्व होनी शुरू हो गई, कॉपर रॉड जो है ये डिसॉल्व होनी शुरू हो गई और यहां हमें सिल्वर डिपॉजिट हुआ मिल गया, यहां पर हमें सिल्वर डिपॉजिट हुआ मिला, सिल्वर जो है वो यहां सॉलिड फॉर्म में मिला हमें, और जो सॉल्यूशन था ये वार्म भी हो गया। तो इसका मतलब यहां पर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, और रिडॉक्स रिएक्शन हुई है तो यहां पर क्या हुआ है, अब देखिए कॉपर रॉड जो है ये आपकी कॉपर रॉड डिसॉल्व हो गई है, तो यहां पर रिएक्शन क्या हुई है, यानी जो कॉपर है ये सॉलिड रॉड ये कन्वर्ट हो गई कॉपर आयंस में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और जो सॉल्यूशन में सिल्वर आयंस है Ag पॉजिटिव आयन आपको नजर आ रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट इसमें क्या होंगे सिल्वर आयन, और यहां पर Ag पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कन्वर्ट हो गए सिल्वर में। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे रिडक्शन में उतने आएंगे, तो ये सिल्वर सॉलिड यहां पे आपको मिल गया, सॉल्यूशन वार्म हो गया। फिर वही बात, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, del G नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, तो हीट इवॉल्व हो रही है इसलिए सॉल्यूशन यहां पर वार्म हो गया। और भी इसमें अगर हम देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस केस में कॉपर कन्वर्ट हुआ है कॉपर आयंस में, तो इसका मतलब यहां सॉल्यूशन में अब की बार क्या आने चाहिए, Cu2 पॉजिटिव आयन आ जाने चाहिए इस रॉड से, क्योंकि इस रॉड से कॉपर कन्वर्ट हुआ है कॉपर आयंस में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उन इलेक्ट्रॉन के यहाँ सॉल्यूशन में जो सिल्वर आयंस है उन्होंने गेन कर लिया और सॉलिड सिल्वर में कन्वर्ट हो गए। तो अब हमने क्या किया कि सॉल्यूशन में से H2S गैस बबल कर दी, और अगर इसमें से H2S गैस बबल करेंगे तो इसमें कॉपर सल्फाइड बनना चाहिए और कॉपर सल्फाइड की ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी। यहां हमें जब H2S गैस पास की तो इसमें हमें कॉपर सल्फाइड की ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल गई, जो इस चीज को कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर कॉपर आयंस बने हैं। हमारे पास तो सॉलिड कॉपर था, तो कॉपर आयंस कहां से आ गए, सीधी सी बात है कॉपर कन्वर्ट हो गया कॉपर आयन में आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई ले भी रहा है, ले कौन रहा है, जो सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव आयन है वो ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये सॉलिड सिल्वर में कन्वर्ट हो गए जो हमें बॉटम में मिला था। तो यानी यहां भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुई है और सॉल्यूशन जो है वो वार्म हो गया है, तो यहां भी केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी हो गई है। और क्योंकि एक ही वेसल में आप देख रहे हैं, यहां एक ही वेसल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, यहां भी एक ही वेसल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, तो इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। यहां रिएक्शन नहीं हुई है। इनसे एक चीज और भी पता चलती है हमें, अगर यहां पर हम देखते हैं तो एक चीज और भी कंफर्म होती है, ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है, यहां पर जिंक जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, यहां पर कॉपर जो है वो जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पा रही है, यहां पर कॉपर जो है वो सिल्वर आयंस को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ एक चीज और भी पता चल रही है हमें कि यहाँ जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। इनकी रिएक्टिविटी का भी पता चल रहा है, अगर कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा होती यहाँ पर तो ये रिएक्शन हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हुई है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं सिल्वर लूं और कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन लूं तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, इसने अपने से कम रिएक्टिव कॉपर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर कॉपर कम रिएक्टिव है तो अपने से ज्यादा रिएक्टिव जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो अपने से कम रिएक्टिव सिल्वर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर हम सिल्वर रॉड ले और कॉपर नाइट्रेट में डिप करें तो रिएक्शन नहीं होगी,
क्योंकि यहाँ पर सिल्वर की रिएक्टिविटी कम है और वो अपने से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पर हमें इनकी रिएक्टिविटी के बारे में भी पता चल गया। लेकिन इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का कोई बेनिफिट नहीं लग रहा हमें, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी थी केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वोल्टाइक और गैल्वेनिक के दिमाग में ये बात स्ट्राइक कर गई कि क्यों नहीं हम यहाँ पर ऐसा करें कि हमें ये तो पता चल गया कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या थी, नॉन स्पॉन्टेनियस थी रिडॉक्स रिएक्शन, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी देके उनको स्पॉन्टेनियस बनाया गया था, और यहाँ तो रिडॉक्स रिएक्शन है ही स्पॉन्टेनियस। तो वोल्टाइक और गैल्वेनी के दिमाग में एक चीज स्ट्राइक कर गई कि यहाँ अगर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा ले रहा है और रिएक्शन जो है वो सेम वेसल में हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं ऐसा करें कि हम यहाँ एक कंटेनर की बजाय 2 कंटेनर ले लें, एक कंटेनर में हम ऑक्सीडेशन कैरी आउट करवाएं और दूसरे में रिडक्शन। फिर ये सोचा कि अकेला ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों कंटेनर को वायर से जोड़ दें और एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन और वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको हम वायर के थ्रू यानी कि मेटालिक कंडक्टर के थ्रू दूसरे वेसल तक पहुंचाए जहां पर की स्पीसीज का रिडक्शन होना है। तो इसका मतलब वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यानी जो यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इसकी केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर पाएंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लेकर के चलेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि सारा आपके गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल का बेस बनेगी। तो इस टॉपिक को आप नोट करिए तब तक।